हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार एजुकेशनल कंटेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण काफ़ी कम होने लगा है, तो ऐसे में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो बहुत जल्द ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ऐसे में अब आप लोग जग जाइए, प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जी तोड़ यहाँ पर प्रेपरेशन करिए। तो ऐसे में आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सम्मिलित वीडियो दिया जाता है और ऐसा कंटेंट ही प्रोवाइड करते हैं जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको बेनिफिशियरी होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम 23वां जो सीरीज है वो डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर का। और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है ये क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सुई पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। सुई चुभाने पर, यहाँ पर सुई चुभाने पर कौन सा अंग है जो दर्द महसूस नहीं करेगा? आपकी त्वचा या मस्तिष्क या हृदय या नेत्र? तो दोस्तों, अगर सही जवाब बात करें तो ये मस्तिष्क होगा। क्यों? क्योंकि मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी भी चीज को याद रखने के लिए तथा विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क कहलाता है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क और आपका मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, लेकिन यह स्वयं की संवेदना के प्रति उदासीन होता है, अतः सुई चुभाने पर इसमें दर्द नहीं होगा। किसमें सुई चुभाएंगे? अगर मस्तिष्क पर आप सुई चुभाओगे तो दर्द नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर आप समझते हैं, घोड़ा आपने देखा होगा तो पैर में उसके खुर होते हैं। तो हिरन में खुर नहीं पाए जाते हैं कि गीदड़ में कि जेबरा में कि घोड़े में? तो सही जवाब यहाँ पर दोस्तों गीदड़ होने वाला है। गीदड़ सही जवाब है। गीदड़ या सियार के खुर नहीं होते हैं, जबकि हिरण, जेब्रा, घोड़ा इत्यादि तेजी से भागने में सहायक होते हैं ये खुर, और इन सब में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज? तो दोस्तों, अगर बात करें तो फलों के मीठे होने का कारण या मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज बन जाता है। फ्रक्टोज एक प्रकार की शर्करा है जो प्राकृतिक शर्करा है। देखें तो फ्रक्टोज को प्राकृतिक चीनी भी कहा जाता है और फलों के मीठेपन का विशेष कारण यही है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है प्राकृतिक चीनी, नेचुरल शुगर किसे कहा जाता है? तो फ्रक्टोज को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो बेकेलाइट, रेशम, केवलार और लैक्सान, इनमें जो रेशम है आपका वह एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है। शेष बेकेलाइट, केवलार और लैक्सान कृत्रिम बहुलक हैं। ये सब क्या है? कृत्रिम है। जबकि रेशम क्या है? एक नेचुरल जो पॉलीमर है वो कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करती है, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण और गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सही जवाब देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो लास्ट ही है, गैस्ट्रिन। रक्तचाप का जो यहाँ पर नियमन लिखा है ये गलत है। गैस्ट्रिन क्या करता है? भोजन के उपापचय का नियमन करता है, जबकि इंसुलिन अगर बात करूं दोस्तों तो रक्त शर्करा पर नियंत्रण करता है। रक्त शर्करा पर नियंत्रण करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? 4 विकल्प देखा, इंसुलिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन और गैस्ट्रिन। तो इंसुलिन में आप लगाओगे। और निद्रा के नियंत्रण में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? मेलाटोनिन। और ऑक्सीटोसिन तो आप पशुओं वगैरह को लगाया जाता है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करने के लिए। किसी भैंस के अगर दूध नहीं उतर रहा है
तो उसके क्या है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है, ठीक है। जबकि गैस्ट्रिन जो दोस्तों हैं वो भोजन के उपापचय का नियमन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरिया क्या है? तो ये दोस्तों एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, कि नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, कि एक पादप हार्मोन है, कि यह एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है। तो दोस्तों यूरिया की मैं बात करूं तो यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हो जाता है और इसका केमिकल जो फार्मूला है NH2CO होता है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो दोस्तों अगर बात करें तो एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से जो उत्पन्न दुर्गंध होती है वो आपकी एथाइल मरकैप्टम की होती है, ठीक है। तो दोस्तों एलपीजी मुख्यतः हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है जिसका प्रयोग घरों में खाना पकाने, वाहनों में ईंधन के रूप में, जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, और मीथेन एक प्राकृतिक गैस है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। कथन है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है और इसका रीज़न है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका असर्शन रीज़न दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न दिया है वो असर्शन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कारण जानते हैं कि देखिए दोस्तों, मैं बात करूं तो मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, बिल्कुल सही है। देखिए पशुओं के आंत में सामान्यतः कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को तोड़कर पाचन करने में मदद करते हैं, बल्कि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है। तो सेलुलोज के उदाहरण है कपास में 90%, जबकि स्टार्च की अपघटित करने वाले एंजाइम डायस्टेस जो है मानवों में विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर A सही, R सही, लेकिन RA की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ विटामिन है और इनके कार्य दिए हैं। विटामिन B12 की बात करें, प्रति अरक्तता कारक है। विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक है। विटामिन D वंध्यता रोधी कारक है। विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक है। तो रक्त के स्रावण में यहाँ पर विटामिन K रिस्पॉन्सिबल होता है, आपने पढ़ा होगा, तो ये सही हो जाएगा। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो प्रति स्कर्वी कारक हो गया, सही है। और विटामिन B की कमी से, यहाँ B12 की कमी से अरक्तता कारक है, मतलब अरक्तता हो जाती है, तो यहाँ पे D ही गलत हो जाएगा, चूँकि विटामिन D जो है रिकेट्स का प्रतिकारक है, प्रति रिकेट्स कारक है। चूँकि विटामिन D की कमी से क्या है, रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ये सही, ये मतलब सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर C बाकी सब सुमेलित है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आयोडीन की कमी से दोस्तों रोग पूछा गया है, तो ये घेंघा रोग होता है। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है, जो आपका कर्क रोग दोस्तों होता है। ये दोस्तों कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि या ट्यूमर बनने के कारण होता है, या यदि आप तंबाकू का सेवन अधिक करते हैं तो कर्क रोग हो जाएगा। और अस्थि सुशीरता जो रोग होता है दोस्तों, वो आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन D या कैल्शियम की या फास्फोरस की कमी से हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो विटामिन D की कमी से तो वो घेंघा रोग हो गया, लेकिन अस्थि सुशीरता मतलब हड्डियों का कमज़ोर हो जाना और थोड़ा सा जोर पड़ने पट्ट से टूट जाना, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण अस्थि सुशीरता रोग हो जाता है। और साथ ही साथ यूरिक एसिड की अधिकता या कमी के कारण भी ये रोग अस्थि सुशीरता हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो दोस्तों एसिटिक एसिड की बात करें तो ये सिरके में होता है, जबकि सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिट्रिक एसिड आपका या साइट्रिक एसिड या खट्टे फलों या नींबू में पाया जाता है, जबकि लैक्टिक एसिड आपका दूध में पाया जाएगा। और टार्टरिक एसिड जो बचा है ये अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर
जो हाइड्रोजन है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करेगा और इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? दोस्तों ये चींटी के केस में होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके प्रभाव के कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि डॉपलर प्रभाव को ऑस्ट्रिया के भौतिकीवेत्ता क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने 1842 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार श्रोता, ये मान लिया श्रोता हो गया और ये स्रोत हो गया, तो इसकी गति के कारण किसी तरंग, ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होने की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जैसे यहाँ पर रेलगाड़ी चलती है और श्रोता यहाँ पर खड़ा है, तो इस केस में भी डॉपलर का प्रभाव काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब 20 घंटे से लगातार जल रहे हैं, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 100 गुणा 20 गुणा 5 बटा 1000, तो यहाँ पर 10 यूनिट बिजली यूज होगी। 16वां क्वेश्चन, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो भौतिक राशि कौन सी नहीं बदलेगी? यहाँ दोस्तों आयतन नहीं बदलेगा, चूंकि चीनी और जल का जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण में द्रव्यमान घनत्व सांद्रता अपरिवर्तित ये परिवर्तनीय होती है, जबकि आयतन जो है वो स्थिर रहता है। मोबाइल चार्जर कैसा होता है दोस्तों? यह एक जो है अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल चार्जर क्या है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, तभी तो यह घर में प्रयुक्त 220 वोल्ट की धारा को 12 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। अगला है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये वसा का पाचन प्रभावित करता है। वसा का पाचन पित्त द्वारा होता है जो पित्ताशय में बनता है। यदि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट द्वारा निर्मित पत्थर बनने लगते हैं तो वसा का पाचन नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो होता है वह वसा के पाचन को प्रभावित करता है। 19वां है, कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो दोस्तों बात करूं तो रतौंधी, जो विटामिन ए की कमी से स्पष्टता देखा जाता है, जबकि रंजकहीनता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, ये सभी आनुवांशिक बीमारियां हैं जो कि जीन की खराबी से पीढ़ी दर पीढ़ी होती हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, मैंने कई बार बताया है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, कुछ उत्पाद हैं और स्रोत बताए जा रहे हैं। अफीम का दोस्तों छाल से कोई रिलेशन नहीं, ये कुनैन का छाल से होता है। अफीम के जो स्रोत हैं वो फल हैं, अफीम के फल, कुनैन का छाल हो गया। रबड़ दोस्तों आपका तने से और हींग जड़ से। इस तरह से कौन मिलेगा यहाँ पर? 3, 2, 4, 1। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अफीम का फल से, हींग जड़ से, रबड़ तना से और कुनैन छाल से। यहाँ पर मलेरिया रोग के उपचार में कुनैन की छाल प्रयुक्त होती है। दोस्तों टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसका रीज़न 1, 2 और 3 है। एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, और तीसरा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को मूल दिशा को विचलित करती हैं। अब अगला है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों अजोला जो कि मक्का से रिलेटेड है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि अजोला क्या है? एक यह जलीय फर्न है और इसका प्रयोग धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। और नील हरित शैवाल की बात करें, ये धान की फसल से संबंधित है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम ये मटर से है, और एजोटोबैक्टर तो कई बार आपने देखा होगा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारक है गेहूं की फसल के लिए। एजोटोबैक्टर याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन बन गया है।
तो दोस्तों अब हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आशा है सेशन अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।